हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने फाउंडेशन बैच चला रखा था दोस्तों। आज हमारी साइंस क्लास है और ये जो साइंस क्लास है ऑल इंडिया कंपटीशन, पूरे भारत के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है फाउंडेशन बैच एंड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। साइंस क्लास है, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। आइए चलते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। साइंस हमारी क्लास आज विज्ञान की फाउंडेशन बैच है फ्रेंड्स, थ्योरी एंड एमसीक्यूज का क्लास नंबर 2। चलिए अब हम आपको पिछली वीडियो में जो क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, साइंस क्या होती है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके थे। एक बार फिर हम डीपली आपको बता देते हैं साइंस के बारे में। साइंस को दोस्तों बोला जाता है विज्ञान, और विज्ञान के मेनली हमने कितने पार्ट पढ़ लिए थे। तो दोस्तों फर्स्ट होता है जो हमारा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है सर जीव विज्ञान, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों रसायन विज्ञान। क्या होता है, रसायन विज्ञान। थर्ड नंबर पर आता है सर हमारा फिजिक्स, इसका मतलब होता है सर भौतिक विज्ञान। फोर्थ नंबर पर आता है सर हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कौन होता है दोस्तों, पर्यावरण। पर्यावरण में हमारा जो क्लाइमेट होता है ना, जियोग्राफी होता है। क्लाइमेट का मतलब समझते हो दोस्तों, हमारा वातावरण। और जो हमारा भूविज्ञान होता है उनके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। जियोग्राफी को बोला जाता है भूविज्ञान, क्लाइमेट होता है हमारा वातावरण। और फिर पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा कंप्यूटर साइंस। और छठे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर साइंस जानते हो आप, कंप्यूटर साइंस के बारे में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 6 प्रकार पढ़ेंगे हम साइंस के अंदर। तो इन 6 प्रकारों की फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारे बायोलॉजी से। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर अपने पादप होते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता है ना, मनुष्य के बारे में बताया जाता है। और किन के बारे में बताया जाता है दोस्तों, जीवों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। चलो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान, इसके अंदर हम मेनली 3-4 चीजें पढ़ते हैं सर। और वो 3-4 चीजें पहले होती है पादप जगत। पादप जगत, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मनुष्य जगत। मनुष्य जगत के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा होता है दोस्तों हमारा, मनुष्य को मानव जगत ही बोलते हैं, सजीव, है ना। तीसरा होता है दोस्तों हमारा जीव जंतुओं का, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, है ना। इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पादप जगत, पेड़ पौधों का किस प्रकार से निर्माण हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी पर पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, कैसे आए, मनुष्यों का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनकी संरचना हुई, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उनका विकास हुआ, और जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब चीजों को हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। चलिए बैच स्टार्ट करते हैं और आ जाइए। पहला टॉपिक है सर हमारा यहाँ पर विकास। विकास को बोला जाता है इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन होता है। सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, और फर्स्ट टॉपिक हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में सर हम पढ़ रहे हैं विकास, इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन होता क्या चीज है उसके बारे में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, विकास क्रमिक परिवर्तनों का वह क्रम है, विकास क्रमिक परिवर्तनों का वह क्रम है जो लाखों वर्षों में आदिम जीवों में होता है, जो लाखों वर्षों में आदिम जीवों में होता है, जिसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम जीवित जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जीवित जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे जैविक विकास के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे सर, जैविक विकास भी हम इसको बोल सकते हैं। आज हम अपने आसपास जितने भी पौधे और जानवर देखते हैं, हम अपने वातावरण में, प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु देखते हैं, वे सभी हमारे कुछ पूर्वजों से विकसित हुए हैं। उनका जन्म जो हुआ है हमारे पूर्वजों से ही हुआ है, जो बहुत पहले इस धरती पर रहते थे, जो बहुत पहले, कई सदियों पहले, है ना, लाखों वर्षों पहले जिस जीव की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है सर, विकास क्रमिक परिवर्तनों का वह प्रक्रम है जो लाखों वर्षों में आदिम जीवों में होता है, जिसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम जीवित जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे जैविक विकास के रूप में जाना जाता है। आज हम अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर देखते हैं, ये सभी हमारे कुछ पूर्वजों से विकसित हैं, जो बहुत पहले इस धरती पर रहते थे। इस चीज की हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आगे देखते हैं हम कि जो टेरोसोर नाम का पक्षी है सर, एक टेरोसोर नाम का पक्षी है। टेरोसोर पक्षी के विकास के साथ यह भी स्पष्ट हो जाएगा, और जो टेरोसोर नाम का एक पक्षी है उसके साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीव कैसे उत्पन्न हुए, कैसे आए, उनके बारे में हम यह चर्चा करेंगे। यह एक प्राचीन उड़ने वाला सरीसृप है। क्या है? एक सरीसृप पक्षी है। यह एक प्राचीन उड़ने वाला सरीसृप पक्षी है जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले, 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता था। टेरोसोर कब रहता था? 150 वर्ष पहले, 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता था। इसने जीवन की शुरुआत एक बड़ी छिपकली के रूप में की। इसने अपने जीवन की शुरुआत एक बड़ी छिपकली के रूप में की थी, जो जमीन पर रेंग सकती थी। और वो जो छिपकली थी वो जमीन पर रेंग सकती थी। लाखों वर्षों में इसके पैरों के बीच त्वचा की छोटी छोटी तहें विकसित हुई, और लाखों वर्षों में इसके पैरों के बीच त्वचा की छोटी छोटी तहें विकसित हुई, जिससे यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सरकने में सक्षम हो गया, और यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने लगा। कई पीढ़ियों के दौरान लाखों वर्षों में त्वचा की तहें और उन्हें सहारा देने वाली हड्डियां और मांसपेशियां बढ़ी और पंख बने, जिससे यह उड़ सका। इस तरह जमीन पर रेंगने वाला एक जानवर एक उड़ने वाले जानवर में विकसित हुआ, और नई प्रजाति एक उड़ने वाले सरीसृप का निर्माण हुआ। और ये रेंगते रेंगते धीरे धीरे खिसकने लगा। जमीन पर रेंगने वाला पक्षी से एक उड़ने वाले जानवर में क्या हो गए? विकसित हुआ, और जिसके बाद इसका एक सरीसृप का निर्माण हुआ। उसके बाद हम इसको एक सरीसृप भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। फिर आगे बोला गया जो विकास है, हमारा विकास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है सर? देखिए, फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लैमार्क ने 1809 में विकास की प्रक्रिया के लिए 1809 में विकास की प्रक्रिया के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जो दो स्थितियों पर आधारित थी। जो परिकल्पना दो स्थितियों पर आधारित थी। भागों का उपयोग और अनुपयोग। क्या है? उन भागों का उपयोग, अनुपयोग तथा अर्जित विशेषताओं की विरासत। और उस जो अर्जित विशेषता थी उसकी विरासत के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। फिर आगे बता रहा है कि हमको इसमें फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लैमार्क ने 1809 में विकास के तंत्र को समझाने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तावित की थी जो दो स्थितियों पर आधारित थी। अंगों का उपयोग
और अनुपयोग, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, और अर्जित विशेषताओं की विरासत, अर्जित विशेषताओं की विरासत। इसलिए लैमार्कवाद के अनुसार जैसा कि सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जैसा कि सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, आधुनिक जिराफ की लंबी गर्दन, पहली चीज तो क्या हुई सर, आधुनिक जिराफ की लंबी गर्दन और पैर, छोटी गर्दन और छोटे पैर वाले पूर्वजों की पीढ़ियों का परिणाम थे, जो पेड़ों के क्रमिक रूप के से उच्च स्तरों पर पत्तियों को खाते थे, जो क्या करते थे, क्रमिक रूप से उच्च स्तरों पर पत्तियों को खाया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर आता है हमारा डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने अपना क्या सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नवंबर 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की। जो वहां पर प्रजातियां उत्पन्न हुई थी उनकी उत्पत्ति प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्राकृतिक चयन वह तंत्र है जिसके द्वारा नई प्रजातियां पहले से मौजूद प्रजातियों से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा नई प्रजातियां पहले से मौजूद प्रजातियों से उत्पन्न होती हैं। डार्विन द्वारा वर्णित अस्तित्व के लिए संघर्ष को सबसे योग्य के उत्तरजीविता जैसे शब्दों के निर्माण द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। और जो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उसके लिए उसकी उत्तरजीविता जैसे शब्दों के निर्माण द्वारा लोकप्रिय उसको बनाया गया। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, अब बात आती है हमारे जीव विज्ञान की। जीवन का विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, जीवों का विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे जीवों की विज्ञान से उत्पत्ति हुई, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जीव विज्ञान का उद्देश्य है वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में जीवित दुनिया की व्याख्या करना। जो हमारा जीव विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में जीवित दुनिया की व्याख्या करना। महान यूनानी दार्शनिक और शिक्षक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। महान यूनानी दार्शनिक और शिक्षक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1800 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। दो चीज यहां पर फैक्ट की गई सर, देखो दो चीज फैक्ट क्या की गई है, एक तो महान यूनानी दार्शनिक और शिक्षक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, और दूसरा फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1800 में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव विज्ञान की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान। और इसमें हमको दर्शाया गया है कि जो जीव विज्ञान का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में जीवित दुनिया की व्याख्या करना है। महान यूनानी दार्शनिक और शिक्षक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, और फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1800 में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। आज जीव विज्ञान को अणु, कोशिका, जीव और जनसंख्या के आधार पर कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। आज जीव विज्ञान को अणु, कोशिका, जीव और जनसंख्या के आधार पर कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। सजीव और निर्जीव, फिर आता है सर सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव किस प्रकार से आधारित होते हैं, कैसे उनको माना जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है हमारी जो सजीव है, देखो सभी सजीव जीवों में कमोबेश 7 विशेषताएं देखी जा सकती हैं। सभी जो सजीव जीव होते हैं, सजीव क्या होता है, जीवित प्राणी, चाहे वो एक मनुष्य हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, जानवर इत्यादि हो सकते हैं, कीट पतंग हो सकते हैं। और निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव जो हमारी वस्तुएं होती है प्रकृति में, जो पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे सजीव में भी आते हैं, निर्जीव में आते हैं। जो वस्तुएं हैं एक प्रकार से उनको हम निर्जीव कहते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। ठीक है, सभी सजीव जीवों में
कमोबेश 7 विशेषताएं देखी जा सकती हैं। खुद को बनाए रखने और विघटन को रोकने के लिए, खुद को बनाए रखने और विघटन को रोकने के लिए जीवों में एक अंतर्निहित स्व-विनियम प्रणाली होती है। जीवों में एक अंतर्निहित और स्व-विनियम प्रणाली होती है, यह जो सुनिश्चित करती है कि कोई शुद्ध ऊर्जा हानि न हो, कोई भी शुद्ध ऊर्जा हानि ना हो। इस नियंत्रण को होम्योस्टेटिस कहा जाता है। इस नियंत्रण को सर क्या बोला जाता है? होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस इस कहा जाता है। और यह आणविक स्तर से लेकर समुदाय स्तर तक जैविक संगठन के सभी स्तरों पर संचालित होता है। और यह आणविक स्तर से लेकर के समुदाय स्तर तक जैविक संगठन के सभी स्तरों पर संचालित होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण। जो प्राणी जगत आया प्रकृति पर, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, उसको बांटा कैसे गया, उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। वर्गीकरण जीवों को समानता और अंतर के आधार पर समूह या सेटों में व्यवस्थित करना है। कि वर्गीकरण का मतलब क्या है? जीवों का वर्गीकरण उनकी समानता और अंतर के आधार पर समूहों या सेटों को व्यवस्थित करना है। दरअसल जीवित दुनिया को समझने के लिए वर्गीकरण सभी जीवन रूपों की एक झलक देता है। जीवित दुनिया को समझने के लिए वर्गीकरण सभी जीवन रूपों की एक झलक देता है और जीवों की एक विस्तृत विविधता का अध्ययन आसान बनाता है। जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध को समझना भी आवश्यक होता है। जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध को समझना भी आवश्यक होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो, जानवर वे जीव हैं जो अपने पोषण के तरीके में यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और विषमपोषी होते हैं। जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी जानवर जो होते हैं, अपने पोषण के तरीके में यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और विषमपोषी होते हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश जानवर गतिशील होते हैं। कुछ को छोड़कर के अधिकांश जानवर जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और उनके अंदर, उन जीवों के अंदर कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर जीवों की उत्पत्ति होती है, उनको सजीव में माना जाता है। हलचल करना ना। बहुकोश के जानवरों को मेटाजोआ कहा जाता है। जो बहुकोश के जानवर होते हैं उनको मेटाजोआ कहा जाता है, जिन्हें 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। और वे 2 शाखाएं कौन कौन सी है सर? पहली है पैरोजोआ और दूसरी है यूमेटोजोआ। पहली तो कौन सी हमारी पैरोजोआ और दूसरी है सर हमारी यूमेटोजोआ। अब हम पैराजोआ में पढ़ते हैं। पैराजोआ में जानवरों का जो शरीर होता है वो ढीली कोशिकाओं से बना होता है। पैरोजोआ में जानवर का जो शरीर होता है वो ढीली कोशिकाओं से बना होता है, लचीला होता है एक प्रकार से। खराब रूप से विभेदित उत्तक होते हैं और कोई अंग या पाचन गुहा नहीं होती, जिनके अंदर कोई भी विशेष अंग और पाचन प्रक्रिया नहीं होती। उदाहरण के लिए स्पंज, उदाहरण के लिए स्पंज। उसके बाद आता है सर हमारा यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में कोशिकाएं उत्तकों और अंगों में उचित रूप से व्यवस्थित होती हैं। यूमेटाजोआ में कोशिकाएं उत्तकों और अंगों में उचित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसके आगे भ्रूण में मौजूद रोगाणु परतों की संख्या और जीव के शरीर की समरूपता और मुंह की उत्पत्ति के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है सर? देखो, भ्रूण में मौजूद रोगाणु परतों की संख्या, भ्रूण में मौजूद रोगाणु परतों की संख्या, जीव के शरीर की समरूपता और मुंह की उत्पत्ति के तरीके के आधार पर वर्गीकृत इसको किया जाता है। जिन जानवरों के भ्रूण में 2 रोगाणु परतें होती हैं, जिन जानवरों के भ्रूण में 2 रोगाणु परतें होती हैं,
उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। और जिनमें 3 रोगाणु परतें होती हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। जिनमें 2 रोगाणु होते हैं उनको डिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है, और जिनमें 3 जीवाणु परतें होती है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसमें हम पादप एवं पशु कोशिकाओं की संरचना क्या है। अब पादप क्या होते हैं, जो हमारे पादप जगत है, पेड़ पौधे हैं, एवं जो पशु है उनकी कोशिकाओं की संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, जीव जगत के संगठन में कोशिकीय स्तर सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक स्तर है। जो कोशिकीय स्तर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक स्तर है। इसलिए कोशिका जीव विज्ञान को समझने के लिए हमें कोशिकाओं की संरचना और कार्यों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। हमें कोशिकाओं के जीव विज्ञान को समझने के लिए कोशिकाओं की संरचना और कार्यों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। अब ये देखिए, एक स्ट्रक्चर दे रखा है सर आपको यहाँ पर बेसिक सा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है प्लांट एंड एनिमल सेल का, ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है हमारे प्लांट सेल पाई जाती है इसके अंदर। इस प्रकार से ये देखो, ये होता है काइटोप्लाज्म, वैक्यूडोल, न्यूक्लियस, रफियार, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल, सेल वॉल, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो पाई जाती है आंतरिक संरचना के अंदर, ये होता है सर क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता है, विशल्स होता है, गोलेगी होता है, एपरेंश होता है, गोलेगी होता है। सर पादप और पशु कोशिका की यहाँ पर आपको संरचना दे रखी है, किस प्रकार से यहाँ पर पादप कोशिका को बनाया गया है। फिर आती है सर हमारे एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखिए किस प्रकार से एक एक स्तर को यहाँ पर बनाया गया है, उनकी संरचना का विनिर्माण किया गया है, ठीक है। अब ये तो समान पाई जाती है सबके अंदर। ये जो सेल होती है ये समान है, इसके अंदर ये समान है, ये समान है, राइबोसोम समान है, और सेल वॉल समान है, और मिटोक्लोरियम समान है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल का विनिर्माण किया जाता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है सर कोशिकाओं के घटक अर्थात प्लाज्मा झिल्ली। कोशिकाओं के घटक अर्थात प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लास्टिड आदि को जानना महत्वपूर्ण होता है। जो हमारी कोशिका के घटक होते हैं यानी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम आदि, प्लास्टिड आदि को जानना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि इसलिए जो कोशिका की संरचना होती है उसको इस प्रकार से भी जाना जाता है। पहली होती है सर हमारी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को हम किस प्रकार से जानेंगे, देखिए यह प्रत्येक कोशिका का बाहरी आवरण है जो पौधों, जानवर और सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में मौजूद है। यह एक जीवित और काफी पतली, लचीली और चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। लिपिड, प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसका मुख्य जो कार्य है वो कोशिका सामग्री को बनाए रखना है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है सर, कोशिका सामग्री को बनाए रखना और कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के मार्ग को नियंत्रित करना, ठीक है। ये होता है प्लाज्मा झिल्ली का कार्य। दूसरी आती है सर हमारे यहाँ पर कोशिका भित्ति। क्या आती है, कोशिका भित्ति। यह पौधों में पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मौजूद होती है। यह पौधों में पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मौजूद होती है। यह निर्जीव काफी मोटी और कठोर होती है। यह निर्जीव काफी मोटी और कठोर होती है लेकिन आमतौर पर पारगम्य होती है। यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करना होता है। उसके बाद आता है सर यहाँ पर जीवन के 5 साम्राज्य।
जो हम अगले क्लास में आपको विवरण से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिवीजन। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमने बेसिक फाउंडेशन क्लास ला रखी है साइंस की, जो ऑल इंडिया की कंपटीशन हर एग्जाम में आपको काम आएगी। और ये तो सर थ्योरेटिकल क्लास है, हम इनके साथ एमसीक्यूज लाएंगे जो पिछले एग्जामों में आए हैं और आने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।